औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। बजट अमेंडमेंट, बजट 2020 के अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। दिस इज़ द 9th वीडियो ऑफ द सीरीज़। इन टुडेज़ डिस्कशन वी आर अबाउट टू गो थ्रू विद द proposed amendments in relation to taxation of non-resident। अच्छा, मिनिमम टैक्स सेक्शन 113, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपके टैक्सिबिलिटी है, उस टैक्सिबिलिटी के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इतना कम बनता है जो कि 1.5% ऑफ टर्नओवर से कम है, या फिर एक टैक्सिबिलिटी बनती नहीं है बिकॉज ऑफ द रीज़न आपके लॉसेस हैं, तो उस सूरत हाल में आपके ऊपर ये टर्नओवर टैक्स लागू हो जाता है। टर्नओवर टैक्स का जो रेट है वो है 1.5% ऑफ टर्नओवर। रिड्यूस रेट है, बहरहाल कुछ जगहों पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर रिड्यूस रेट है, बट जनरल रेट जो है वो 1.5% है। अब ये किन लोगों के ऊपर अप्लीकेबल है? ये रेजिडेंट कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, जिसका टर्नओवर 10 मिलियन या इससे ज़्यादा है, या फिर एक एओपी जिसका टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन या इससे ज़्यादा है। इनको जो है वो मिनिमम टैक्स के अंदर अपने आप को प्रोसेस करना है। They will be calculating their liability on the basis of the normal tax regime. They will also be calculating their tax liability on the basis of minimum tax, and the higher figure will be going to be their tax expense. This is the requirement of the law. और बाद वक़्त लॉस होता है तो भी टैक्स देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द रीज़न टर्नओवर टैक्स जो है वो टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब ये जो टर्नओवर टैक्स का स्कोप है एज रिगार्ड्स टू द कंपनी, ये सिर्फ रेजिडेंट कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल था। अब जो है वो बजट के अंदर ये प्रपोज किया गया है कि अगर पाकिस्तान में कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है, उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको आप जो है वो उमूमी तौर पे कह देते हैं कि पाकिस्तान में किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी की ब्रांच है, तो उस ब्रांच के ऊपर भी जो है वो टर्नओवर टैक्स की अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड हो गई है, इन्फोर्स हो गई है। नाउ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज रेंडर्ड बाय नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन रिलेइंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। इसके अंदर आप फेसबुक ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, यूनिलीवर की एडवर्टाइजमेंट जैसे कि जो है वो अगर यूट्यूब पे आती है, तो दिस इज़ द पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन, जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट को पाकिस्तान से बाहर से रिले कर रहा है और पाकिस्तानी जो है उसको पेमेंट कर रहा है, जो पाकिस्तानी टैक्स लॉ के तहत इसको जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स के जो है वो ज़मरे में है या नहीं है, उसको जो है वो देखा जाएगा। इसमें ये होगा कि 2020 में टैक्स रेट जो है वो 10% था, 21 में भी टैक्स रेट जो है वो 10% है। रिजिम में फ़र्क आया है, वो रिजिम में फ़र्क ये आया कि यहाँ पे एफटीआर था जो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ, 2020 के अंदर जो है वो एफटीआर था, जो टैक्स विथहोल्डिंग डिडक्ट हुआ वो फाइनल डिस्चार्ज, और यहाँ पे जो है वो 2021 के अंदर आप लोगों को कंपेयर करना होगा कि हायर ऑफ एमटीआर है। एमटीआर का मतलब क्या होता है? हायर ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स और टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। हमारी एक अर्लियर वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यू विल बी रिक्वायरिंग टू कैलकुलेट योर नेट इनकम, एंड ऑन द बेसिस यू विल बी कैलकुलेटिंग योर टैक्स लायबिलिटी दैट विल बी कंपेयर्ड विद द विथहोल्डिंग टैक्स। अगर विथहोल्डिंग टैक्स ज़्यादा होता है तो दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्स एक्सपेंस, और अगर विथहोल्डिंग टैक्स कम होता है तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम विल बी गोइंग टू बी योर टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब इसकी छोटी सी एक रजिस्ट्रेशन, अगर रेवेन्यू जो है वो 100 मिलियन का है और जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 10% के हिसाब से जो है वो 10-10 कैलकुलेट हुआ। अलाउबल डिडक्शन जो है पहले केस में जो है वो 80 मिलियन की है, दूसरे केस में 20 मिलियन की है। ऑन द बेसिस पहली केस में जो है वो नेट इनकम आपकी कैलकुलेट हो रही है 20 की, और दूसरे केस में जो है वो 80 की। अगर जो है वो टैक्स एक्सपेंस और नेट इनकम बेसिस जो है वो मैं निकालूँ 29%, अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई किया विद द अजम्पशन के नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, तो यहाँ पे जो है वो 5.8 मिलियन जो है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो रही है केस 1 में, और जो है वो 23.20 टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो रही है केस 2 में। अब पहले वाले केस में जो है वो हायर और का कंपैरिजन करने जाते हैं और ए और बी के दरमियान में, तो ए और बी का जो कंपैरिजन कर किया, हायर जो है वो निकलता है 5.10, तो उस सूरत हाल में 10 जो है वो आपकी टैक्स एक्सपेंस और 10 ही जो है वो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, नतीजतन जीरो पेबल। अच्छा, दूसरे केस में ये हुआ कि 23.20 इज गोइंग टू बी योर हायर अमाउंट, ठीक है ना। और अब जो है वो कंपैरिजन करने पे सूरत हाल ये हुई कि 23.20 इज गोइंग टू बी योर टैक्स एक्सपेंस, ऑलरेडी यू हैव पेड 10, तो वो 23.20 में से 10 माइनस करने के बाद 13.20 इज गोइंग टू बी योर पेएबल। तो दिस इज अ सिनेरियो। अब इसमें जो है वो एफबीआर को ये देखना चाहिए कि काफ़ी अरसे तक ये नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन की
फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी जो है वो 12 जो है वो जो नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन है उनकी एफटीआर जो है वो चलती रही। अब नेट इनकम बेसिस पे उनके अलाउबल डिडक्शन किस तरीके से वर्कआउट होंगे, और अक्सर बेशतर तो इनका अलाउबल डिडक्शन होगा ही नहीं। इस वजह से नहीं होगा कि दे आर नॉट हैविंग एनी एग्जिस्टेंस इन पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन ऐसा है जो अपनी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान से बाहर से दे रहा है, वो एडवर्टीजमेंट भी रिले हो रही है पाकिस्तान से बाहर से। तो एज अ रिजल्ट जो है इनके कोई अलाउबल एक्सपेंस तो होंगे ही नहीं। तो अब ये 100 रुपये के ऊपर पूरा का पूरा जो है वो, ये मैंने तो आपको इलस्ट्रेशन दिखाने के लिए ये 80 और 20 ले लिया है, मगर आइडियली ये अलाउबल डिडक्शन होंगे बिल्कुल ज़ीरो। या अगर कोई सैटेलाइट चैनल की कोई लाइसेंस फ़ी या कोई जो है वो कोई बेसिकली बूस्टर वगैरह की कोई लाइसेंस फ़ी देती तो मामूली सी होगी। बाकी अदरवाइज 100 रुपये के ऊपर, 100 मिलियन के ऊपर 29% लगाएंगे तो वो 29 रुपीज़ का जो है वो एक्सपेंस आ जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो है दे विल बी रिलेक्टेड टू टेक द असाइनमेंट फ्रॉम द लोकल जो है वो सर्विस रिसिपिएंट के। इसमें जो है वो वाइबिलिटी एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अलाउबल इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है इसमें समझना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। एज अ रिजल्ट जो है वो शायद ये फाइनेंस एक्ट के अंदर रिकन्सिडर होगा। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट के केस में एक और जो है वो चीज़ हुई है कि नॉन रेजिडेंट की अगर पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है और उसमें वो सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस करता है और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो विथहोल्डिंग टैक्स तो जो है वो पेमेंट करने वाला इसी तरीके से होता है जैसे कि रेजिडेंट पर्सन को डिडक्ट करते वक्त। इस केस में जो है वो 4%, 4.5%। इस केस में रेंडरिंग ऑफ सर्विस में जो है वो 8%, 10%। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 7%। 8% कॉर्पोरेट का है, नॉन कॉर्पोरेट का 10% है, और जो है वो सप्लायर अगर कॉर्पोरेट होता है तो उस सूरत में 4% है, और नॉन कॉर्पोरेट है तो 4.5% है। विथहोल्डिंग टैक्स का रेट तो जो है वो बिल्कुल सेम है, मगर सूरत ये थी कि सप्लायर ऑफ गुड्स जो है और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनटीआर के अंदर शामिल थे, जबकि जो है वो रेजिडेंट पर्सन जो है वो इस केस में जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में एमटीआर में शामिल था। रेंडरिंग और सर्विस बहरहाल दोनों में सेम थी कि दोनों ही एमटीआर में शामिल थे। अब लॉ में जो है वो क्या चेंजेस आ रही है इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड। अंडर द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट withholding tax from the payment on account of supply of goods, rendering of service and execution of contract. Tax is deducted on the same line. अब ये सेम लाइन वही है तो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस की। On the payment made to a resident person for purchase of goods, services rendered and execution of contract. Currently tax deducted from the payment to a resident person is minimum tax. अब रेजिडेंट जो है वो इसके ऊपर मिनिमम टैक्स में था, नॉन रेजिडेंट जो है वो इस केस में एनटीआर में था। अब इसके ऊपर जो है वो जो मिनिमम टैक्स का जो है वो मामला है ये ब्रांचेस के ऊपर यानी पीएस के ऊपर भी एक्सटेंड करना है, इसकी जो है वो बात नीचे आ रही है। Exceptions are sale of goods by a company being a manufacturer and sale of goods by a company being listed on stock exchange in Pakistan। ये जो है वो एनटीआर में इन केस ऑफ रेजिडेंट। Whereas in case of P of non-resident, tax deduction from payment made on account of services rendered only minimum tax, यानी कि रेस्ट ऑफ द सिचुएशन में यानी इस केस में और इस केस में ये जो है वो था एमटीआर, ये एमटीआर था। अब आइए, द बिल हैज प्रपोज टू क्रिएट अ पैरिटी, यानी कि बराबर कर देंगे रेजिडेंट पर्सन का टैक्सेशन और नॉन रेजिडेंट पर्सन का टैक्सेशन बाय वर्च्यू ऑफ प्रपोज अमेंडमेंट। Tax deducted from payment made to a P of non-resident person on account of purchase of goods, services rendered, and execution of contract will be the minimum tax. Exceptions has been proposed for payment received on account of sale of goods by PE of non-resident person, जो कि जो है वो एक मैन्युफैक्चरर होगा, तो उस केस में जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट होगा वो बहरहाल एनटीआर में आएगा, और ये बिल्कुल सेम है एज फॉर रेजिडेंट। अच्छा, अब अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो, इफ withholding tax is not a minimum tax, the commissioner may allow non deduction of withholding tax out of payment to non resident on account of contract, subcontract, any other contract for construction or services rendered relating thereto, or contract for advertisement services rendered by टीवी सैटेलाइट चैनल। अगर जो है वो इनके बारे में
मिनिमम टैक्स का मामला ना लगे, मिनिमम टैक्स का मामला जो है वो अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। मगर अगर मिनिमम टैक्स की बात ना लगे, यानी कि जो है वो टैक्स ईयर 2020 की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में मिनिमम टैक्स जो है वो नहीं था एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो उस केस में जो है वो लॉ ने ये प्रपोज किया हुआ है कि आप जो है वो नॉन डिडक्शन के ऊपर कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि आप हमें एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि जो है वो इनके मार्जिन अगर बहुत कम है, यानी कि जो है वो 100 रुपये के ऊपर अगर 7% विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और इनका मार्जिन जो है वो 5% होगा, तो रिफंड सिचुएशन आ जाएगी। और नॉन रेजिडेंट जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए पाकिस्तान में आता है, और इसके ऊपर जो है वो अगर ये रिफंड सिचुएशन क्रिएट हो गई और इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, तो दिस इज अ इंसेंटिव सिचुएशन फॉर देम टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। और अक्सर और बेशतर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो इसका बर्डन डाल देते थे कि आप रिफंड को फॉलो अप कीजिएगा या रिफंड की फिगर जो है हमें रीइंबर्स कर दीजिएगा, बाद में आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहरहाल प्रैक्टिकल सिचुएशन में नज़र आई। तो इसके ऊपर लॉ ने एक सजेशन रखा हुआ है, लॉ ने एक जो है वो प्रोविजन रखा हुआ है कि आप नॉन डिडक्शन का विथहोल्डिंग टैक्स का क्यों जो है वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नहीं ले लेते। तो इसके ऊपर बहरहाल आपको जाके कमिश्नर से अप्रोच करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि ये बहरहाल मिनिमम टैक्स नहीं है। अगर मिनिमम टैक्स होगा तो बहरहाल कोई एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। और इसमें अक्सर और बेशतर जो है वो रीज़न ये होगा कि मार्जिन इतने कम है कि जो विथहोल्डिंग टैक्स को जो है वो अगर जो है वो वर्कआउट किया जाएगा तो रिफंड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इस ग्राउंड के ऊपर एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाती थी। और ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो कोई पर्टिकुलर जो है वो फॉर्म वगैरह पे फाइल नहीं होता था, बट नाउ द बिल हैज प्रपोज कि आप जो है वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्म पे अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अब एक और जो है वो सूरत हाल, withholding tax on payment that constitute part of an overall contract, overall contract of a cohesive business operation. Under the provision of existing law, the commissioner is empowered to issue an order in writing in response to an application filed in writing by a person intending to make payment on account of cohesive business operation to make such payment after deduction of 30% of the tax applicable on payment. Accordingly, tax at the rate of 2.1%, यानी कि 30% मल्टीप्लाई बाय 7%, 7% इज द जनरल रेट, 30% इज द जो है वो रेट फॉर दिस प्रोविजन। तो उस सूरत हाल में आप 30% का सर्टिफिकेट लेके 2.1% जो है वो डिडक्ट कीजिएगा, बजाय इसके कि जो है वो 7% जो है वो डिडक्ट करेंगे। अच्छा, अब बजट ने ये प्रपोज किया है कि ये 30% को हम रिड्यूस कर रहे हैं 20% के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो बहरहाल एक इंसेंटिव जो है वो फील हो रहा है कि वही बात मैंने आपसे की कि अगर आप एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, दूसरा तरीकाकार ये कि बजाय इसके एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अगर आपको ना मिले तो आप जो है वो बहरहाल इसके ऊपर ये भी जो है वो कर सकते हैं कि रिड्यूस रेट का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। रिड्यूस रेट इस तरीके से कि जनरल रेट का 30%, बजट के बाद ये जो है वो 20% हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि व्हाट इज द कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन। कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन ये होता है कि ये एक ओवरऑल अरेंजमेंट होता है जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, असेंबली और कमीशन और गारंटी और सुपरवाइजरी एक्टिविटीज होती हैं, जिसको अक्सर और बेशतर कहा जाता है कि टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और इसके अंदर जो है आर अंडरटेकन और परफॉर्म ईदर बाय द पर्सन और द एसोसिएट ऑफ द पर्सन। वो खुद सारी एक्टिविटीज करता है और बाद वक्त एसोसिएट को भी इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट हो रही होती हैं, जिसमें शायद जो है वो ये कॉन्ट्रैक्टर अपने नाम पे इंपोर्ट करता है या कोई जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल के नाम पे इंपोर्ट करता है। बहरहाल इसमें दोनों बातें हैं। और यहाँ पे टाइटल जो है वो गुड्स का पाकिस्तान से बाहर पास हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीजन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में एलसी खुलती है, और एलसी खुलने के ऊपर जो है वो इनवॉइस पाकिस्तान से बाहर बनती है। एज अ रिजल्ट इसको कहा जाता है कि टाइटल टू द गुड्स पासेस आउटसाइड पाकिस्तान। एक इलस्ट्रेशन आपसे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एबीसी अथॉरिटी है जो एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में इंस्टॉल करने जा रही है, बनाने जा रही है, लॉन्च करने जा रही है कराची या दूसरे शहरों की जो है वो पावर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। उसके लिए सिग्मा एनर्जी कंसल्टेंट को हायर किया गया, कॉन्ट्रैक्टरों को हायर किया गया, जो फिनलैंड, मैंने एग्जांपल में लिया है कि ये कोई जो है वो फिनलैंड कोई कंट्री है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग जो है वो पूरी शामिल है। और इसके अंदर जो है वो बीटा पावर जो है वो जो कि सिग्मा की जो है वो एसोसिएट है, ये भी इन्वॉल्व है। और इसका काम ये होगा कि ये बेसिकली जो है वो 280 मिलियन का इक्विपमेंट सप्लाई करेगी, और ये बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। अब
वैसे तो 152 नंबर सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो जिसमें इनवॉइस पाकिस्तान से बाहर जो है वो बनती है, तो उसमें फॉरेन सप्लायर की ये फॉरेन सोर्स इनकम होती है, आप इसके ऊपर कोई विथहोल्डिंग टैक्स ना डिडक्ट कीजिएगा, और वो फॉरेन सप्लायर की कोई पाकिस्तान में टैक्सीबिलिटी भी नहीं होगी। मगर जहाँ पे कोई सी बिजनेस अरेंजमेंट का सूरत हाल होगा, अगर जहाँ पे कोई सी बिजनेस अरेंजमेंट का जो है वो सूरत हाल होगा, वहाँ पे सेक्शन 101 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई सी बिजनेस अरेंजमेंट के केस में जो सप्लाई का कंपोनेंट है उसमें टाइटल टू द गुड्स ऑल दो पाकिस्तान से बाहर जो है वो पास ऑन हो रहा है, मगर ये कि जो है वो पाकिस्तान से बाहर से पास ऑन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है पाकिस्तानी सोर्स इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी, और ये पाकिस्तानी सोर्स इनकम जो है ये विथहोल्डिंग टैक्स के जो है वो ज़मरे में भी आएगी। और ये वही विथहोल्डिंग टैक्स की बात है कि इसके ऊपर भी 7% डिडक्ट कीजिएगा, मगर कमिश्नर से अगर आप रजामंदी करवा लें तो टैक्स ईयर 2020 के लिए 2.1% और टैक्स ईयर 21 के लिए जो है वो 2.1% की बजाय 1.4%, यानी कि 20% ऑफ द 7%। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है जो कि बेसिकली जो है वो 2.1% आप डिडक्ट करोगे, ये या 1.4% डिडक्ट करोगे, ये आप कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट से डिडक्ट करना, यानी इसके ऊपर जो है वो डिडक्ट करना, और यही इसका क्रेडिट भी क्लेम करेगा। एलसी की पेमेंट जो है वो ग्रॉस बेसिस पे होगी। एलसी विल बी सेटल्ड ऑन ग्रॉस बेसिस। कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत मेजर अमेंडमेंट थी जो कि जो है वो टैक्स ईयर 2000 फाइनेंस एक्ट 2018 में लागू हुई, जो कि टैक्स ईयर 2019 के लिए पहली दफ़ा अप्लीकेबल हुई, और इसके अंदर सीपेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मुतासिर हुए, और इसके ऊपर जो है वो सूरत ये थी कि सप्लायर जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो एसोसिएट होता था कॉन्ट्रैक्टर का, और वो उस क्लॉज को लेके जो है वो के टाइटल टू द गुड्स पासेज आउटसाइड पाकिस्तान अपनी इनकम को जो है वो आउट ऑफ स्कोप करवा लेता था, और बहुत स्मॉलर पोर्शन जो है वो सर्विसेज के या कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो एम्बिट में डाला जाता था। अब जो है वो इस चीज़ को कैटर किया गया, यानी कि कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट डाला गया, जिसमें जो है वो कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस की अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो टाइटल टू द गुड्स पासेज आउटसाइड पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो है वो रिडेंडेंट हो जाता है, और इसकी जो है वो सप्लाई की यानी कि इक्विपमेंट की टैक्सीबिलिटी भी पाकिस्तान में होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टाइटल टू द गुड्स पासेज आउटसाइड पाकिस्तान, ये खास तौर पे जो है वो लॉ में मुकर्रर हो गया। अब इस केस में जो है वो इशू ये आ रहा था कि इस एलसी की पेमेंट के ऊपर कैसे विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जाए। द लॉ है सजेस्टेड कि आप एलसी की पेमेंट तो ग्रॉस बेसिस पे कीजिएगा, विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट में से कर लीजिएगा, और चूंकि ये बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो बहरहाल विथहोल्डिंग टैक्स का जो है वो वर्कआउट हो जाएगा, इसके लिए जो है वो एक कंसेशनल अरेंजमेंट है, वो ये है कि जो आदमी प्रिंसिपल है, यानी कि बेसिकली जो है वो प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा है उसको जो है वो ये पाबंद किया गया कि आप कमिश्नर को अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई नहीं करेगा, और ये जो है वो 2.1% या 1.4% की बेसिस पे विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगा, और इसका क्रेडिट जो है वो बहरहाल इस कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। अच्छा, फिर मजीद एक बात कि अगर कोई शख्स जो है, ये कोई सी बिजनेस ऑपरेशन के बाद एक और जो है वो डिस्कशन करते हैं, अगर कोई शख्स जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किए बगैर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करना चाहता है, और इसकी अक्सर बेशतर जो है वो रीज़न ये बनती है कि लॉ इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है कि आप जो है वो अगर मेडिकल एक्सपेंस जो है वो पे कर रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट को, एजुकेशनल एक्सपेंस पे कर रहे हैं लाइक ICAW को आप सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर रहे हैं, या फिर ये कि आप जो है वो इम्पोर्ट वो गुड्स की पेमेंट कर रहे हैं जिसकी मैंने बात की कि जहाँ पे टाइटल टू द गुड्स पासेस आउटसाइड पाकिस्तान होता है अदर देन कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन, इन तीन पेमेंटों के अंदर विथहोल्डिंग टैक्स के बगैर आप जो है वो पेमेंट कर दीजिए, बाकी अगर कोई पेमेंट करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स तो ज़रूर डिडक्ट होगा। अगर जो है वो डबल टेस्टिटी की प्रोटेक्शन है या फिर आउट ऑफ स्कोप का सिनेरियो है, तो उस सूरत हाल में जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक होटल रन करते हैं और एक एजेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर, एक ट्रेवल एजेंट, वो किसी को रेफर करता है कि आप पाकिस्तान में जाके जो है वो इस होटल में स्टे कीजिएगा, तो होटल जो है वो बहरहाल उसको एजेंसी कमीशन देता है। अब ये सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर जो है वो रेंडर हुई है, कमीशन की जो अंडरटेकिंग हुई है वो पाकिस्तान से बाहर हुई है, या आउट ऑफ स्कोप बनता है, फॉरेन सोर्स इनकम बनती है उस एजेंट की, आप इसको जब पेमेंट करेंगे तो उस सूरत हाल में आपको इसकी भी विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करनी पड़ेगी। आउट ऑफ स्कोप है नहीं है, इसका फैसला आप ना कीजिएगा। तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको कहा है कि एजुकेशन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, और जो है वो इम्पोर्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल, इम्पोर्ट, नो विथहोल्डिंग, रेस्ट ऑलवेज विथहोल्डिंग, अनलेस आप उससे जो है वो कमिश्नर से जो है वो इसकी
एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ना ले लें, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उसके ऊपर आपको जो है वो बेसिकली प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है वो इस बजट के अंदर प्रपोज किया गया है। अब इसके अंदर जो है वो एक और बात भी की गई है कि ये जो आप एप्लीकेशन दाखिल करते थे, इसके बारे में जो है वो एडिशनल पर्टिकुलर जो है वो आपको जो है वो बजट के बाद जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज डाला है, ये उसके अंदर जो है वो बेसिकली वो अभी आपने जो पैरा नंबर जो है वो डी के अंदर जो डिस्कस किया है उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो सकता था, बट दिस इज द डुप्लीकेशन ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, डबलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अप्लीकेबल विथहोल्डिंग टैक्स। आप जब जो है वो किसी को विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट करते हैं तो उस सूरत हाल में आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो एटीएल के अंदर शामिल है कि नहीं है। अगर एटीएल के अंदर होता है तो ठीक है, अगर एटीएल के अंदर नहीं है तो उस सूरत हाल में आप विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो जो अप्लीकेबल रेट है उसका जो है वो 100% इंक्रीज कर दीजिए, यानी इसको कहते हैं डबलिंग अप्रोच। तो डबलिंग अप्रोच जो है वो 10th स्केड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। 10th स्केड्यूल के अंदर कुछ जो है वो एक्सक्लूजन्स भी हैं, उसके अंदर जो है वो एक एक्सक्लूजन ये भी है कि सैलरी की पेमेंट के वक्त आप जो है वो डबलिंग अप्लाई ना कीजिएगा, रेंट की पेमेंट के ऊपर डबलिंग अप्लाई ना कीजिएगा। इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट को जब पेमेंट करेंगे तो उस सूरत हाल में भी डबलिंग अप्लाई ना कीजिएगा। हाँ, नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट करते हैं इनमें से कोई जो मैं अभी गिनाने जा रहा हूँ, इंश्योरेंस की है पेमेंट, या फिर एक पाकिस्तानी सोर्स रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस या ऑफशोर डिजिटल सर्विस है, या फिर ये कि जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस और जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, तो उस सूरत हाल में आपको डबलिंग अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। बजट ने इसके बारे में प्रोपोज किया हुआ है कि इन ये पाकिस्तानी सोर्स फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी और ऑफशोर डिजिटल सर्विस और इंश्योरेंस को हम एक्सक्लूडेड फ्रॉम डबलिंग अप्रोच फॉर टैक्स ईयर 2021। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से कि अगर जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट है, वो अपने फ्रेंचाइजर को जो है वो रॉयल्टी की पेमेंट करता था टैक्स ईयर 2020 में, तो वो उसको फ्रेंचाइजर को देखता था कि वो एटीएल के अंदर है कि नहीं है। अब वो एटीएल के अंदर अक्सर रजिस्टर नहीं होता था बिकॉज ऑफ द रीजन वो पाकिस्तान से बाहर लोकेटेड है। तो उस सूरत हाल में विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 15% की बजाय 30% डिडक्ट होना चाहिए था 2020 के अंदर। बजट में ये प्रोपोज किया गया है कि आप जो है वो रॉयल्टी हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस हो, ऑफशोर डिजिटल सर्विस हो या इंश्योरेंस की पेमेंट जो कि बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फॉरेन री इंश्योरर को करती हो, अब इसके ऊपर डबलिंग अप्रोच अप्लाई ना कीजिएगा। रॉयल्टी के ऊपर 15% है, 15% ही रहने दीजिएगा। फी फॉर टेक्निकल सर्विस के ऊपर 15% है, 15% ही रहने दीजिएगा। ऑफशोर डिजिटल सर्विस के ऊपर 5% है, 5% ही रहने दीजिएगा। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर 5% है, 5% ही रहने दीजिएगा। डबलिंग ना कीजिएगा, जो 2020 के अंदर करते थे इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द स्कोप ऑफ द 10 स्केड्यूल। और रीजन जो है वो इसका एक्सक्लूजन का डबल टैक्स ट्रीटी। अब अगर मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि फ्रेंचाइजर को पेमेंट हो रही है, फ्रेंचाइजर इज लोकेटेड इन दुबई और दुबई के साथ डबल टैक्स ट्रीटी में लिखा हुआ है कि भाई 12% का जो है वो रेट होगा, तो सेक्शन 107 के तहत जो है वो 12% जो है वो डिडक्ट होगा रादर देन 15%। जब 15 अप्लीकेबल नहीं होगा तो डबलिंग कैसे जो है वो अप्लीकेबल हो सकेगी। तो जब भी नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में आमद होती है इन कामों के लिए जो कि रॉयल्टी है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ऑफशोर डिजिटल सर्विस और इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अक्सर और बेशतर डबल टैक्स ट्रीटी की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके ऊपर जो है वो रिलीफ क्लेम की जाती है सेक्शन नंबर 107 के तहत। डबल टैक्स ट्रीटी जो है वो विल बी प्रिवेलिंग अफेक्ट ओवर द मैटर ऑफ द रिलीफ एंड एज अ रिजल्ट जो है वो ये डबलिंग जो है वो अप्लाई हो नहीं सकती। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया लास्ट ईयर यानी कि टैक्स ईयर 2020 में, और इनको जो है वो बहरहाल इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये जो है वो कंक्लूजन करने का मौका मिला कि इनको जो है वो 10 स्केड्यूल के अंदर से निकाल ही दिया जाए, ताकि जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर डिस्क्रीट और डाइवर्जेंट जो है वो व्यूज़ जो है वो डेवलप ना हो रहे हों, और जो है वो इसके ऊपर एम्बिग्विटी और जो है वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड किया जाए। तो बिकॉज ऑफ द रीजन दे हैव अलाइंड द प्रोविजंस ऑफ द 10 schedule with the likely applicability of the double tax treaty are now excluded from the scope of the 10 schedule, and therefore 10 schedules exclude हो गए, तो no doubling। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।